I am Manmohan, working in 4 into 600 C&I department. So we are going to have a discussion about compressor. अगर हम लोग कंप्रेसर के बारे में जानना चाहते हैं तो we should know that where are the application of the compressor. Here in our power plant also some wide area application of the compressor are there. Like in daily to daily life हम लोग बहुत सारे जगह में ऐसे इक्विपमेंट देखते हैं जिसका कुछ ना कुछ यूज होता है, तो उसमें से कंप्रेसर भी है। जैसे कि हम लोग पावर प्लांट में देख लीजिए, बहुत प्रकार टाइप का कंप्रेसर यूज होता है। सर्विस एयर कंप्रेसर है, इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर है। तो व्हाट इज अ कंप्रेसर? तो कंप्रेसर इज ए इक्विपमेंट or machine, we can say, which takes air from the atmosphere or gas or any low pressure medium. It compresses it to a high pressure, which are called as compressor. A compressor used for increasing the pressure of air is called as an air compressor. So we are going to study, or we are going to have a discussion about the air compressor. Actually, they are the power consuming machines in which mechanical work is converted into pressure head of air or gas. हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एटमॉस्फेयर से एयर लेके एज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसमें, तो उसको कंप्रेस करके थ्रू ए मैकेनिकल मीडियम compresses up to the desired pressure which we are going to use in our application end. जैसे 6 kg तक हमको चाहिए, कभी कभी 5 kg तक चाहिए, कभी 7 kg तक चाहिए। जैसे हम लोग प्लांट में यूज करते हैं 7 kg तक का चाहिए हमको। तो उसमें क्या है कि जैसे हमको इंस्ट्रूमेंट एयर यूज करना है तो 6.5 kg तक का चाहिए, तो उसके हिसाब से हम कंप्रेस करके उसको डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करके फिर हम लोग यूज करते हैं। अभी कंप्रेसर क्या है कि एज ए बेसिक कंप्रेसर आर मशीन व्हिच टेक्स एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड एक क्लोज वेसल में वो कंप्रेस करके क्लोज वेसल में स्टोर करता है, व्हिच कैन कॉल्ड एज रिजर्वायर आल्सो। अगर लूप में है तो ऑनलाइन में हम लोग यूज करते हैं, उसके साथ एक क्लोज वेसल भी रहता है जिसमें हमको प्रेशराइज करके रखना पड़ता है, तो उससे हम फिर आगे यूज करते हैं। जनरली उसका नीड भी क्या है, जैसे हम लोग कंप्रेसर हैव मेनी एवरीडे यूजेस सच एज एयर कंडीशनर। हम लोग घर में यूज करते हैं एयर कंडीशनर, कार में यूज होता है, उसमें भी कंप्रेसर का यूज होता है। होम एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, होम रेफ्रिजरेशन हम लोग जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं घर में, उसमें भी कंप्रेसर यूज होता है। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन जैसे हम लोग का चिल्ड वाटर का लाइन है, या चिल्ड वाटर का लाइन जिसमें कि हम लोग बिल्डिंग टू बिल्डिंग सप्लाई करके उसमें से मतलब क्या बोलते हैं एयर कंडीशनर मेंटेन करने के लिए उसमें यूज करते हैं। तो हमारे प्लांट में भी 2 टाइप के कंप्रेसर यूज होते हैं, जैसे सर्विस एयर कंप्रेसर हो गया, इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए, सारे न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व्स को ऑपरेट करने के लिए, एयर ऑपरेटेड वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। और सर्विस एयर कंप्रेसर यूज होता है जिसके हम लोग कूलिंग लाइन, कूलिंग एयर के जैसे यूज करते हैं हम लोग, इग्नाइटर कूलिंग का हो गया जैसे। अच्छा, एक चीज और ये है कि इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर में जस्ट कंप्रेस करके हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, उसमें कुछ और भी इक्विपमेंट होता है जिसके हम ह्यूमिडिटी को ट्रैप करते हैं, मॉइस्चर को ट्रैप करके फिर वो विदाउट मॉइस्चर हम लोग एयर यूज करते हैं, ताकि जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वहाँ पे मॉइस्चर पे कोई उसका इफेक्ट ना हो। तो उसका वेरियस एप्लीकेशन होता है। कंप्रेसर आर ऑफ basically 2 types. One is positive displacement compressor and then second one is the dynamic compressor.
Again, positive displacement compressor are divided into two types, rotary and reciprocating. So mostly in rotary we are using screw type compressor. मैक्सिमम जगह में आजकल स्क्रू टाइप कंप्रेसर ही यूज हो रहा है, जहाँ पे प्रेशराइज, जैसे हम लोग चिल्ड वाटर लाइन हो गया, एसी वगैरह के हो गया, उसमें स्क्रू टाइप कंप्रेसर यूज होता है। वैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में सिंगल एक्टिंग हो गया, डबल एक्टिंग हो गया। वैसे डायनामिक कंप्रेसर भी अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल. So according to their working principle, we have divided all these type of compressor according to the criteria, according to their working principle. Now, जैसे मैं बोला कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का वन टाइप ऑफ कंप्रेसर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर. वो क्या होता है कि positive displacement compressor causes movement by trapping a fixed amount of air and forcing or displacing the trapped volume into the discharge pipe. वो एक टाइप का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि स्क्रू टाइप का जो मूवमेंट होता है उसका ऐसे होता है कि the amount of air trapping inside is forcefully compressed और डिस्चार्ज पाइप में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है. Again, positive displacement compressor again classified according to their mechanism. Two types, that is rotary compressor or reciprocating compressor. So rotary compressor are like this: the gas is compressed by the rotating action of roller inside a cylinder. एक सिलेंडर होता है जिसमें एक इनटेक पार्ट होता है, एक आउटलेट पार्ट होता है. तो इनलेट पार्ट में हम क्या करते हैं कि इसे सक्शन के थ्रू एटमॉस्फेयर से एयर इनटेक होता है, उसमें एक सिलेंडर रहता है जिसके अंदर एक रोलर रहता है. वो रोलर कंटिन्यूअस एक्शन में घूमता रहता है, वो सक्शन करता है और प्रोसेस करके वो डिस्चार्ज में प्रेशराइज्ड गैस डिस्चार्ज करता है. ओके, तो इनसाइड दैट सिलेंडर द रोलर रोटेट्स ऑफ सेंटर रोटिंग होता है around a shaft के थ्रू होता है, so that part of the roller is always in contact with the cylinder. So volume of the gas occupied inside the cylinder or the refrigerant is compressed through a desired value to a desired value up to 5 kg 6 kg आपको जितना चाहिए उसमें desired set point रहता है, उसके ऊपर वो लोग जाता नहीं है. ओके, अच्छा, ये रोटरी कंप्रेसर इज हाई एफिशिएंट, सक्शन के लिए हाई एफिशिएंट होता है. and compressing the refrigerant occurs simultaneously. Working principle of rotary compressor. रोटरी कंप्रेसर जैसे काम करता कैसे है, इसमें टू जोन होते हैं, एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर. लो प्रेशर में क्या होता है कि सक्शन पोर्ट में सक्शन इनटेक होता है सिलेंडर के थ्रू, रोटर ब्लेड्स और उसमें वैन रहते हैं जो कि रोटेटिंग कंटिन्यूअसली रोटेट होता है, और वैन रोटर के थ्रू वो वैन के थ्रू उसको प्रेशराइज करके हम उसको आउटटेक में हाई प्रेशराइज करके भेजते हैं. आउटलेट में प्रेशराइज अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड वैल्यू. अगेन वी आर नाउ दैट इज रोटरी कंप्रेसर. अभी रोटरी कंप्रेसर फंक्शन इज इन व्हिच फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर इज डिस्प्लेस्ड with each revolution. Such a way designed such a way that the air is of fixed amount and displaced with revolution. अंदर में जो रिवॉल्यूशन होता है उससे वो डिस्प्लेस होके आउटपुट में प्रेशराइज होके निकलता है. तो कंप्रेसर इज नॉट a big thing, it is a simple thing which are using in our day-to-day life, in our plant area. Various applications were there. According to the requirement, the various type of compressor are used. Now scroll type compressor, a scroll type compressor operating in reverse is known as a scroll expander and can be used to generate mechanical work from the expansion of fluid, compressed air or gas. अब ये भी वेरियस टाइप का कंप्रेसर है, इसका एडवांटेज क्या है स्क्रोल टाइप कंप्रेसर का. अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि the
absence of pistons for gas compression enables scroll compressor to reach 100% volumetric efficiency. इसमें क्या है, पिस्टन नहीं होता है, पिस्टन ये दूसरे टाइप का कंप्रेसर में यूज होता है, तो वो क्या करता है, गैस कंप्रेसर में 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देता है। एनर्जी रिड्यूसिंग कॉस्ट वेरी स्मॉल होता है, ओके, मतलब उसका कॉस्ट जो होता है, एनर्जी जो वेस्ट होता है वो बहुत कम होता है। अगेन ओके, इसमें एक चीज और है कि इसमें सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व नहीं रहता है, सो स्क्रोल्ड कंप्रेसर आर कंसिडरेबली क्वाइटर इन ऑपरेशन, वेरी स्मूथ ऑपरेशन होता है कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ कंप्रेसर लाइक रेसिप्रोकेटिंग फॉर एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि बहुत स्मॉल नॉइज होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस है, ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज दैट दे आर जनरली नॉट इजीली रिपेयरेबल, रिपेयर नहीं हो पाता ये, तो जनरली ये वाइड एरिया एप्लीकेशन नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी में जिसको चाहिए, मतलब स्मॉल एरिया एप्लीकेशन जिसको मैं उसको यूज करते हैं, एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है इसका। So since their introduction, scroll compressor have been successfully used in application involving food and fruit refrigeration, truck transportation, marine containers, as well as residential and small to medium scale commercial air conditioning application. These are the application of the scroll compressor. Okay. Again, we are coming in reciprocating compressor. Reciprocating compressor में क्या होता है कि this is of second type of positive displacement compressor, that is a reciprocating compressor. So these are of cylindrical types. Cylindrical जो mechanism होता है वो the types of reciprocating compressor are double acting, single acting, diaphragm type compressor. These are the types of reciprocating compressor. It is a positive displacement compressor. There is a positive displacement compressor that uses piston crankshaft, so uses piston driven by a crankshaft to deliver gases at high pressure. इसमें एक crankshaft होता है और एक piston होता है, जिसके कारण वो high pressure output दे सकता है. The intake gas enters the suction manifold, then flows into the compression cylinder. Suction manifold के through intake gas enter होता है और उसके अंदर में जो सिलेंडर रहता है उसमें फ्लो करके इट विल गेट हाईली कंप्रेस्ड बाय पिस्टन, तो पिस्टन अप एंड डाउन होके उसका अप एंड डाउन मोशन में वो एयर इनटेक को हाईली प्रेशराइज करके आउटपुट में निकाल सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि एट ए टाइम वो इनटेक और एग्जॉस्ट नहीं होता है, सक्शन के टाइम में उसमें जो वाल्व और जो वैन दिया हुआ है उसमें ऐसे डिजाइन हुआ है कि सक्शन के टाइम में वो एनआरबी टाइप का रहता है, वो सिर्फ सक्शन वाला वाल्व खुलेगा, और जो डिस्चार्ज के टाइम में एग्जॉस्ट वाला वाल्व खुलेगा। वो वन टाइप ऑफ एनआरबी यूज हुआ है दोनों जगह में, ताकि एक टाइम में एक ही जगह से वाल्व मतलब एयर एंटर हो या एग्जॉस्ट हो। सो इन ए रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट by a crankshaft, it discharge higher pressure. So as compared to the previous one, as compared to the rotary type compressor, reciprocating compressor has a capability of producing high pressure gas or high pressure liquid or and now so it has stays at a constant position, so it takes air through suction. so जैसे वो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है ना, एक लेवल में वो पहले फिक्स रहता है, जैसे डाउन मूवमेंट में वो सक करता है, अप मूवमेंट में वो डिस्चार्ज करता है। तो दो टाइप का स्ट्रोक रहता है, डाउन एंड अप। वंस
it comes down. It's called as suction stroke. When it uh, uh, move upward or deliver the pressure is called as compression stroke. So this is दो टाइप का इसमें स्ट्रोक होता है. अच्छा, इसमें वेरियस टाइप ऑफ सिंगल एक्टिंग होता है, डबल एक्टिंग होता है, डायफ्राम टाइप होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. अकॉर्डिंग टू आवर यूज वी यूज मल्टी स्टेज कंप्रेसर आल्सो. जितना हमको चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए. सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर में थोड़ा कम प्रेशर मिलता है, डबल एक्टिंग में वी produce in a single acting compressor. The piston compressor reciprocating compressor consists of a single cylinder which only takes in and discharge fluid at one end. Hello? Yes sir. हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? नहीं सर, आप बोलिए सर. अच्छा, कुछ डाउट है? सर नो सर. So in a single acting compressor, सिंगल एक्टिंग मतलब कि वो एक पिस्टन हो गया और एक सिलेंडर हो गया, ठीक है. सिंगल एक्टिंग वन डिस्चार्ज फ्लूइड करता है, वो डिस्चार्ज करता है. सिंगल एक्टिंग मतलब एक सिलेंडर हो गया. वो सिंपल टर्मिनोलॉजी भी बहुत आसान है, ये तक समझ में आया. डबल एक्टिंग में दो सिलेंडर होता है, दो पिस्टन होता है, हैज ए बिगर कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग हायर प्रेशर देन अकॉर्डिंग टू द सिंगल एक्टिंग. अच्छा, इसमें मल्टी स्टेज भी हो सकता है. जैसे आप मैं बोल रहा था पहले कि मल्टी स्टेज आप यूज कर सकते हैं ना, दो से ज्यादा भी आप उसको मल्टी स्टेज कंप्रेसर के टाइप, मतलब दो या तीन सिलेंडर उसको यूज करके, तीन पिस्टन यूज करके मल्टी स्टेज कंप्रेसर बना सकते हैं. तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर कंप्राइजेस सीरीज ऑफ सिलेंडर बिटवीन ईच स्टेज द एयर पासेस थ्रू ए हीट एक्सचेंजर. इसमें एक हीट एक्सचेंजर होता है इंटरपोजिशन में. एक सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर के बीच में एक हीट एक्सचेंजर भी होता है which will cool the medium in a two-stage compressor or in a three-stage compressor. So air is then in a two-stage compressor, air is then forced into a additional chamber for pressurization to the required extent. In a three-stage compressor, additionally cylinder is added. So likewise. अभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर जो हम लोग यूज किए, इसमें रोटरी टाइप आ गया, रेसिप्रोकेटिंग टाइप आ गया. तो उसका यूज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है. तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में इसका जो प्रेशर रेशियो होता है वो वाइड प्रेशर रेशियो होता है, हाई एफिशिएंसी होता है. बट इसमें क्या होता है कि डिसएडवांटेज इसका क्या है कि हैवी फाउंडेशन चाहिए. इसमें वाइब्रेशन का इशू होता है. पल्स फ्लो इज पल्सेशन होता है, पल्स फ्लो आता है. जैसे पल्स में कंटिन्यूअस फ्लो, स्मूथ ऑपरेशन नहीं होता है इसमें. सो इट रिक्वायर्स हाई हैवी फाउंडेशन और इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा रहता है. सो दिस हैज क्वाइट more disadvantages according or as compared to the advantage. एफिशिएंसी हाई होता है लेकिन इसमें फाउंडेशन ज्यादा चाहिए, सबका इशू रहता है. बट रोटरी कंप्रेसर में इसका एप्लीकेशन वेरी हाई, वाइड एरिया एप्लीकेशन, हाई एफिशिएंसी है, हाई प्रेशर रेशियो है, अनसुइटेबल फॉर कोरोसिव और डर्टी गैसेस. जिसमें कोरोजन हो सकता है और डर्टी गैस होता है, उसमें यूज नहीं कर सकते. थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है. Okay, this is the positive displacement compressor. Okay, so now again I will repeating the positive displacement compressor has two types compressor: rotary compressor, reciprocating compressor. So these are the positive displacement compressor. So now we will move forward and we'll have a discussion of dynamic compressor. तो dynamic compressor है, उसका टर्म से समझ में आता है कि this is a dynamic, so it has a movement. Okay, so again dynamic compressor is the compressor is a continuous flow compressor, is characterized by rotating impeller to add velocity and thus pressure to the fluid. It is widely used in chemical and petroleum refinery industry for specific services.
These are of two types: centrifugal compressor and axial flow compressor. So axial compressor. Now centrifugal compressor is like that. It achieves compression by applying inertial forces to the gas by means of rotating impellers. इसमें एक impeller होता है जिसके थ्रू वो रोटेट होके एक प्रेशर डेवलप करता है. It is a multiple stage. Each stage consists of an impeller as the rotating element and the stationary element is diffuser. Impeller और diffuser के बारे में आपको पता होगा. Impeller is like that. जैसे हम लोगों का बोट रहता है, छोटा छोटा बोट रहता है, उसके पीछे में जैसे एक्सिस टाइप का लगा रहता है, that is called impeller. वो एक मीडियम उसके बीच में होता है impeller, जैसे रोटेटिंग पार्ट, और इसका स्टैटिक पार्ट होता है डिफ्यूजर. डिफ्यूजर में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि उसके अंदर में ऐसे सेगमेंट टाइप बने रहते हैं जिसके थ्रू इंपेलर और डिफ्यूजर के बीच में कट होके प्रेशर डेवलप होके वो डिस्चार्ज उसके थ्रू निकल जाता है. So fluid enters through impeller end, the gas next flow through the diffuser where it loses velocity and increases pressure. Velocity loss करके pressure increase होता है according to the kinetic energy. एक्सिस, जैसे हम लोग का एक्सियल टाइप का जो यूज होता है, जैसे पीए फैन हो गया, एक्सियल फैन होता है, ये सब. तो एक्सियल थ्रू वो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में वर्किंग फ्लूइड प्रिंसिपली फ्लोज पैरेलल टू द एक्सिस. एक्सिस के पैरेलली वो फ्लो देता है. The energy level of air or gas flowing through it is increased by the action of the rotor blades which exerted torque on the fluid. It has a benefit of high efficiency and large mass flow. एक मिनट रुकिएगा. Hello, everyone there? Yes, sir. Okay. अभी बाहर थोड़ा सा मौसम खराब है इसीलिए. हाँ सर. अच्छा, अभी तक मैं जो बात किया कंप्रेसर के बारे में, आप लोग कंप्रेसर देखे हो? Yes, कोई sir. कभी Yes, कंप्रेसर देखा है कोई भी? यस कहाँ पे देखे हो? सर. Yes, sir. sir, कंप्रेसर सर देखें. कहाँ पे देखे हैं? प्लांट में देखे हैं, घर में देखे हैं, बाहर में देखे हैं, कहाँ पे देखे? sir, plant. प्लांट में देखे ना. तो आप लोग जब प्लांट विजिट करते PG1 हैं के पास. तो आपको क्या लगता है कंप्रेसर में एग्जैक्टली उसका फायदा क्या है कंप्रेसर यूज करने का? सर हाईली मतलब प्रेशराइज्ड एयर मिलता है हम लोग को इसके लिए उससे. ओके, जैसे हम लोग अभी हम लोग जो प्लांट में यूज करते हैं वो तो बहुत बड़ा कैपेसिटी कंप्रेसर है. जैसे आप कंप्रेसर एरिया में जो गए होंगे 0 मीटर एरिया में, वहां पे 8 कंप्रेसर लगा हुआ है जिसमें कि 4 सर्विस एयर कंप्रेसर है और 4 आपका इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर है. ठीक है. तो वो क्या करता है कि जिसमें हमको इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर हो गया जो हमको इंस्ट्रूमेंट एयर में मिनिमम मॉइस्चर रहता है, जिसको हम न्यूमेटिक ऑपरेटेड वाल्व, एयर ऑपरेटेड वाल्व सब यूज करते हैं. तो उसमें मल्टी स्टेज मैकेनिज्म होता है. एक कंप्रेसर होता है, उसके अंदर में एक ह्यूमिडिटी ट्रैप करने के लिए होता है. ठीक है. जो ह्यूमिडिटी ट्रैप होता है वो एक ड्रेन करने के लिए एक ड्रेन वाल्व होता है. ठीक है. उसमें जैसे ऑटो ड्रेन वाल्व लगा रहता है, वो फ्रीक्वेंट टाइम में उसको टाइम सेटिंग रहता है, उसके थ्रू वो ड्रेन होता रहता है. ठीक है. तो वो भी चाहिए हमको. उसके बाद एक हमको वेसल, क्लोज वेसल रहता है जिसमें हम रिजर्वायर, जिसको हम रिजर्वायर बोलते हैं, वहां पे
एयर कंप्रेस होकर स्टोर होता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज पाइप में लगा रहता है, एक क्लोज लूप रहता है। नेचुरली इसका क्या है, क्लोज लूप रहने से इसका प्रेशर ज्यादा मेंटेन होता है। कहीं से हमको जैसे लीकेज विकेज हो गया, हम लोग उसको अटेंड भी करते हैं इसको तुरंत जाके, तो वो सब में क्या है, हमको एफिशिएंसी कम मिलता है। बीच बीच में इसमें एग्जॉस्ट लाइन में रहता है जो कि एक पीआरवी लगा रहता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। वो सेट पॉइंट रहता है 7 केजी का, 7.5 केजी का सेट पॉइंट रहता है। उसके ऊपर पहुंचने से वो ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाता है, और फिर जैसे उसके नीचे आ गया सेट पॉइंट तो क्लोज भी हो जाता है। तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर है, जो मल्टी स्टेज मैकेनिज्म कंप्रेसर, खाली कंप्रेसर जो है वो सिर्फ एयर को कंप्रेस करके डिस्चार्ज करता है हाईली प्रेशराइज्ड गैस में। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बहुत सारे और एप्लीकेशन रहते हैं ये प्लांट में, कि वो आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। वैसे घर में जो कंप्रेसर यूज होता है, जैसे एसी वगैरह में होता है, ऊपर में एक कंप्रेसर यूनिट जो बाहर लगा रहता है, वो भी एक टाइप का कंप्रेसर ही है। उसमें क्या होता है कि चिल्ड वाटर लाइन, एक रेफ्रिजरेंट रहता है, जो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए वो कंप्रेसर में एक टाइप का हीटिंग होता है। जैसे हम लोग कंडेंसर में हीट एक्सचेंज करते हैं, उस टाइप का वहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है। वो भी एक टाइप का कंप्रेसर है। स्क्रू चिलर रहता है, जिसमें हम लोग बिल्डिंग का जो एसी एसी एयर कंडीशनिंग करते हैं, प्लांट में भी है स्क्रू चिलर है 2-3 टाइप का, उसमें वो टाइप भी एक टाइप का कंप्रेसर है। तो वेरियस टाइप का कंप्रेसर और वेरियस फील्ड में यूज होता है। तो कंप्रेसर का ये, जैसे हम अभी बात कर रहे थे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि वी रिक्वायर सेवरल रोज ऑफ एयर फ्लोज, airfoil to achieve large pressure rising, making them complex and expensive. जैसे हमको ज्यादा प्रेशर चाहिए तो हमको हम लोग एयरफॉयल भी यूज कर सकते हैं। एयरफॉयल आपको एयरफॉयल देखें आप लोग? हेलो? नो सर। हाँ, एयरफॉयल होता है आपका, आप जाएंगे ना तो सेकेंडरी एयर का जो लाइन रहता है, जहाँ से हम लोग एफ्टी फैन का जो लाइन रहता है, उसमें हम लोग एयर फॉयल यूज किए हैं अंदर में, तो वहां पे आपको दिखेगा एयर फॉयल कैसा होता है। ठीक है, वो भी एक टाइप का एक्सटेंड वर्जन ऑफ कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर में हमको ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो हम एयर फॉयल यूज कर सकते हैं। सो नाउ डायनेमिक कंप्रेसर का एक मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, तो उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जैसे डायनेमिक कंप्रेसर में सेंट्रीफ्यूगल पर जो कंप्रेसर होता है वो वाइडली ऑपरेट होता है, हाई रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इंस्टेबिलिटी एट रिड्यूस फ्लो, फ्लो जब जैसे रिड्यूस होता है ना तो वो अनस्टेबल हो जाता है। सेंसिटिव टू गैस कंपोजिशन चेंज, गैस का कंपोजिशन चेंज होने से वो सेंसिटिव टू गैस कंपोजिशन, जैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है उसका गैस का कंपोजिशन चेंज होने से। नाउ एक्सीएल हैज द हाई कैपेसिटी ऑफ given size, high efficiency, heavy duty, low maintenance, but the disadvantages is having a low compression ratio, limited turn down. Now application of compressor, वही जो मैंने बताया था, कंप्रेसर हैज मेनी एवरीडे यूजेस सच एज एयर कंडीशनिंग, देन होम एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, हाइड्रोलिक कंप्रेसर फॉर इंडस्ट्रियल मशीन्स। अच्छा, हाइड्रोलिक कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, अर्थ मूवर्स होते हैं, वो सब में हाइड्रोलिक कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं, जो कि हाइड्रोलिक मीडियम को कंप्रेस करके वो डिजायर्ड आउटपुट निकाल के वो मैकेनिकल वर्क करता है, जैसे जेसीबी वगैरह हो गया। ठीक है, वो सब में लिक्विड जो होता है वो हाइड्रोलिक होता है, वो हाइड्रोलिक को यूज करके वो कंप्रेस करके उसको यूज करते हैं। नाउ अच्छा, कंप्रेसर में हम लोग कुछ कुछ कंपोनेंट भी यूज करते हैं। ये तो हो गया, तो ब्रीफ डिस्कशन अबाउट कंप्रेसर हो गया, जिसमें क्या क्या मैकेनिज्म होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका, उसका टाइप्स क्या है, जो हम लोग अभी बात की। अभी क्या कंप्रेसर में कुछ कंपोनेंट भी यूज होता है, जैसे सक्शन एयर फिल्टर होता है। हम लोग जो सक्शन करते हैं एयर में, जो सक्शन एयर करते हैं उसमें एक फिल्टर लगा रहता है, उसको हम लोग सक्शन एयर फिल्टर बोलते हैं। अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो वो कुछ भी उसमें डर्टी पार्टिकल अंदर आ सकता है, जिसके कारण हमारा कंप्रेसर का इंटरनल पार्ट डैमेज हो सकता है। उसके बाद हो गया अनलोडिंग वाल्व होता है। अनलोडिंग वाल्व क्या है कि हम लोग जो कंप्रेसर ऑटो में चलता है, जैसे हम लोग यहाँ
सर्विस एयर कंप्रेसर हो गया, इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर हो गया, उसको तो देखने बार बार कोई जाएगा नहीं ना, कितना प्रेशर है, कितना क्या है, तो उसको एक जो सेटिंग पॉइंट रहता है, जैसे हम लोग 6 केजी में उसका आपका अनलोडिंग लोडिंग का सेट पॉइंट 6 केजी रहता है, अनलोडिंग का 7 केजी। तो 7 केजी में क्या होता है कि अनलोड हो जाता है, कंप्रेसर चलता रहता है लेकिन वो अनलोड हो जाएगा ताकि वो प्रेशराइज करना बंद कर दे। जैसे 7 केजी का डिस्चार्ज प्रेशर आ गया तो अनलोड हो जाता है। सेम टू सेम लोडिंग में 6 केजी हो गया, 6 केजी से नीचे चला गया तो वो लोड हो जाएगा। तो वो 6-7 केजी के बीच में मेंटेन करने के लिए ये लोडिंग अनलोडिंग वाल्व का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद उसमें कंप्रेसर कंपोनेंट के अंदर में आ गया कंप्रेशन यूनिट जो कंप्रेस करता है, दैट इज ऑफ स्क्रू एलिमेंट एंड कंप्रेशन चैम्बर, ड्राइवर, बियरिंग यूनिट आपको पता होगा। स्क्रू एलिमेंट हो गया जो हमको यूज करते हैं, जो स्क्रू कंप्रेसर में यूज होता है, जैसे ये रोटरी कंप्रेसर में स्क्रू कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर के अंदर आता है स्क्रू कंप्रेसर। उसके बाद होता है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर भी यहाँ पे यूज होता है, जो एयर इनटेक आता है उसके वो कंप्रेशन होने के बाद ऑयल सेपरेटर यूनिट में जाता है, जो ऑयल मीडियम रहता है उसमें सेपरेट होके वो जिसमें कोई भी डर्टी पार्टिकल सेपरेट होके फिर आउटलेट में निकलता है। फिर ऑयल कूलर होता है, ऑयल फिल्टर होता है, एयर कूलर होता है, कंडेंसेट ड्रेन होता है। कंडेंसेट ड्रेन तुम्हारा जो कंडेंसेट उसमें इकट्ठा हो गया है जिसको हमको नहीं चाहिए वो कंप्रेस एयर में, तो वो कंडेंसेट ड्रेन थ्रू ड्रेन वाल्व वो कंडेंसेट ड्रेन निकल जाता है, कंडेंसेट निकल जाता है। ओके, सक्शन फिल्टर, शुरू में सक्शन फिल्टर होता है, उसके बाद इनलेट वाल्व, देन कंप्रेशन यूनिट, देन ऑयल सेपरेटर, देन एयर कूलर। सो एयर कूलर इज फाइनल कनेक्टेड टू द एयर ड्रायर। तो एयर ड्रायर के बाद जो हमको रिक्वायर्ड एयर मिलता है, एयर कूल होता है, फिर ड्राई होके निकल जाता है। उस बीच में कंप्रेशन यूनिट के बीच में हम लोग ऑयल फिल्टर यूज करते हैं। इफ ऑयल टेम्परेचर इज लेस देन डिजायर्ड वैल्यू देन ऑयल बाईपास वाल्व यूज होता है, इसमें थर्मोस्टेट रहता है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए एक हीटर टाइप का भी रहता है उसके अंदर में, और अगर नहीं चाहिए तो ऑयल कूलर से थ्रू होके वो डिजायर्ड वैल्यू टेम्परेचर अचीव करता है। ऑयल कूलर से होता है कूल होके वो डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव करके फिर आगे ऑयल सेपरेटर के थ्रू, एयर कूलर के थ्रू एयर ड्रायर में जाता है। So these are the internal states, or you can say compressor SLD, single light diagram. Now, what is air intake? So air intake is a keep intake air from contaminants, dust or moist. Keep intake air temperature low. Keep ambient temperature low when an intake air filter is located at the compressor. These are the stages of compressor. Okay, so pressure drops in air filter. Install filter in cool location or draw air from cool location. Keep pressure drop across intake from air filter to a minimum level. Every 250 mmWc pressure drop 2% higher energy consumption. अगर वो प्रेशर ड्रॉप होता है तो हायर एनर्जी कंज्यूम होता है। ओके, यूज ऑफ इंटर एंड आफ्टर कूलर। अगर यूज क्या है इंटर एंड आफ्टर कूलर, इनलेट टेम्परेचर राइजेस एट ईच सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना सर, थोड़ा सा पीपीटी देखने में रहता तो सही रहता। ठीक ठीक। ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके, दिस इज कंप्रेसर एसएलडी। हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर इनटेक करते हैं, इसमें सक्शन फिल्टर लगा है, इनलेट वाल्व लगा है, देन कंप्रेशन यूनिट लगा हुआ है। कंप्रेशन यूनिट के बाद ऑयल फिल्टर लगा है। इफ ऑयल फिल्टर इज लेस देन डिजायर्ड वैल्यू, ऑयल बाईपास वाल्व और थर्मोस्टेट प्रिंसिपल के थ्रू ऑयल बाईपास हो जाता है। अगर वो कम है, इफ ऑयल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन डिजायर्ड वैल्यू, देन ऑयल कूलर के थ्रू वो कूल होके फिर आगे यूज होता है। एयर कूलर है, उसके बाद एयर ड्रायर है। These are the SLD of compressor. Okay. इसमें जैसे मैंने बताया कि प्रेशर सेटिंग होता है, तो हाई प्रेशर सेटिंग, लो प्रेशर सेटिंग। मनमोहन सर, अकॉर्डिंग मनमोहन सर, बोलिए। सर बोल रहे हैं कि सर वो 1 मिनट बाकी है, उसके बाद फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, तो उसके बाद कनेक्ट कर लीजिएगा सर प्लीज। ओके ओके। हाँ सर। सो प्रेशर सेटिंग में हम लोग जैसे मैं बताया कि प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर है ना, उसमें यूज करते हैं। एक बार आप लोग जिस जाएंगे वहां पे एयर कंप्रेसर एरिया में, तो वहां पे कैसे हम लोग प्रेशर सेट करते हैं, वो एक इंटरनल एक सर्किटरी रहता है उस कंप्रेसर के ऊपर में ही रहता है कि हाई प्रेशर कब आएगा, कब लो प्रेशर आएगा, उसके हिसाब से लोडिंग अनलोडिंग कितना होगा, तो हम लोग अकॉर्डिंग। तो नाउ इसमें प्रेशर सेटिंग में लिखा है कि रिड्यूसिंग डिलीवरी प्रेशर, so operating a compressor at 120 psi instead of 100 psi, you 10% less energy and reduce leakage rate. Compressor modulation by optimum pressure setting, segregation, high low pressure requirements, so pressure reducing valve no longer limited. So these are the principle which are we using in compressor according to our use. So one type of pressure regulating system ही हो गया। So एक और है प्रेशर सेटिंग में डिजाइन फॉर मिनिमम प्रेशर ड्रॉप इन द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, प्रेशर ड्रॉप रिडक्शन इन एयर प्रेशर फ्रॉम द कंप्रेसर डिस्चार्ज टू द पॉइंट ऑफ व्यू। प्रेशर ड्रॉप 10% अगर से लेस होता है तो प्रेशर ड्रॉप्स कॉज्ड बाय corrosion in inadequate size of piping, coupling hoses, choke filter elements. We regularly have to maintain the line or clogging. We regularly have to remove the clogging of the filter elements, coupling hose से लीकेज नहीं होना चाहिए। These are the regular maintenance activity which are carried on in the line of compressor. रेगुलरली उसका पीएम भी आता रहता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग लेते रहते हैं हमेशा, हर 2 महीना 3 महीना में एक बार उसका पीएम होता है अकॉर्डिंग टू आवर फ्रीक्वेंट ऑफ यूज। सो या सम डायग्राम जिसमें कितना बोर, नॉमिनल बोर होना चाहिए, कितना प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट पावर लॉस कितना होता है, these are some न्यूमेट्रिकल 40 mm में कितना प्रेशर ड्रॉप होता है, इक्विवेलेंट पावर कितना लॉस होता है, एक एक टाइप का न्यूमेरिकल्स है। अच्छा, मिनिमाइजिंग लीकेज, द अल्ट्रासोनिक एकॉस्टिक डिटेक्टर, बहुत टाइप का डिटेक्टर होता है जिससे हम लोग अल्ट्रासोनिक एकॉस्टिक मतलब साउंड डिटेक्टर होता है जिसको डीबी मेजर करके वो बताता है कि लीकेज वीकेज है कि नहीं है। जैसे फर्नेस के अंदर में एक हम लोग एएसएलडी यूज करते हैं, तो वो साउंड डिटेक्ट करके बताता है कि वहाँ पे लीकेज हो रहा है, कि बीटीएल हुआ कि नहीं हुआ, बॉयलर ट्यूब लीकेज हुआ कि नहीं हुआ। दिस अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर we यूज कर सकते हैं। टाइटनिंग जॉइंट्स एंड कनेक्शन, रिप्लेस फॉल्टी इक्विपमेंट्स। उसके बाद कंडेंसेट रिमूवल, कंडेंसेट रिमूवल इज अ वेरी essential point of view from the compressor, because कंडेंसेट के थ्रू, कंडेंसेट मतलब पानी, अगर कहीं पे कंडेंसेट अगर जमा हो गया, कहीं एक्यूमुलेट हो गया, तो इट विल ट्रैप द लाइन और इट विल डिस्टर्ब द डिस्चार्ज लाइन और एयर लाइन। हमने बहुत बार फेस भी किया है, उसके कारण हमारे न्यूमेटिक वाल्व, कंट्रोल वाल्व सब ऑपरेट होना बंद हो गए। एक बार ऐसे हुआ भी था एलडीओ पंप हाउस में, कि जिसके कारण एक बार ये यूनिट ट्रिप होते तो बच गया। तो वो कंडेंसेट रिमूवल बहुत बड़ा पॉइंट है आफ्टर जो एयर कंप्रेसर के आउटलेट में रहता है, उस हमेशा हम लोग कंडेंसेट रिमूवल करना बहुत जरूरी है। Controlled uses, do not use for low pressure application, agitation, combustion air, pneumatic conveying, used lower state, ये एक टाइप का एनर्जी एफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज है। कंप्रेसर कंट्रोल automatically turns off compressor when not needed, ये भी एक कंट्रोल रहता है कि जिससे हमको जरूरत नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली टर्न अप कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल नंबर्स ऑफ कंप्रेसर होते हैं। 4 कंप्रेसर में से हमको 2 चलाना पड़ता है, उसमें 2 में से 2 स्टैंड बाय रहते हैं, 2 रनिंग रहते हैं। उसके बाद भी उसमें लोडिंग अनलोडिंग का जो मैकेनिज्म होता है, उसके कारण हमको कंप्रेसर को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो लोडिंग प्रेशर अनलोडिंग प्रेशर अकॉर्डिंग टू देयर यूज दे विल लोड अनलोड। तो हमको ये उसका ऑटोमेटिकली कंप्रेसर बंद करने की जरूरत नहीं रहता है। कभी कभी हम लोग यूज करते हैं छोटा कंप्रेसर यूनिट, यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमका बस डक्ट कंप्रेसर हो गया, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल
डक्ट में यूज करते हैं जनरेटर के बाद में, वहां पे क्या होता है वो छोटा छोटा कंप्रेसर यूज करते हैं, उसमें हमको टर्न अप करना पड़ता है, क्या है वो उसका वो प्रोविजन नहीं रहता है कि लोडिंग अनलोडिंग का, तो हमको वहां पे उस जगह में उसको टर्न अप करना पड़ता है। ऑटो ऑटो ऑन ऑटो ऑफ का उसमें सिस्टम रहता है। Maintenance practices, lubrication from the mechanical point of view, these are very essential. lubrication होना चाहिए, रेगुलर चेकअप होना चाहिए, एयर फिल्टर को हम लोग हमेशा रेगुलेट रिप्लेस करना चाहिए, एयर फिल्टर रेगुलेटर होता है उसमें, उसको भी उसके अंदर एक फिल्टर रहता है, वो उसको बार बार क्लीन करना चाहिए। कंडेंसेट ट्रैप एंश्योर ड्रेनेज, हम लोग कंडेंसेट जो ट्रैप होता है उसको ड्रेन करने के लिए ऑटो ड्रेन वाल्व यूज करते हैं, जिसमें टाइम सेटिंग रहता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, according to the frequent of accumulation of the condensate we will set the timer। सारे जगह में जहाँ पे लंबा लंबा लाइन जहाँ लगा है एलडीओ पंप हाउस में, एक दो जगह में वैसे जहाँ पे मेजर क्रिटिकल इक्विपमेंट रहता है, जो वाल्व होते हैं, क्रिटिकल वाल्व होते हैं, वहाँ पे ये कंडेंसेट ड्रेनेज वाला सिस्टम बहुत जरूरी है। और एयर ड्रायर तभी यूज होता है जहाँ आपको जहाँ ज्यादा मॉइस्चर लग रहा है, तो उसको एयर ड्रायर यूज करके हम मॉइस्चर को रिपेल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अभी फ्रॉम द C&I पॉइंट ऑफ व्यू, कंप्रेसर इंटरलॉकिंग आर वेरी एसेंशियल फॉर बिग साइज कंप्रेसर, बिग हैवी इक्विपमेंट कंप्रेसर। उसमें क्या होता है कि हमने एक मॉड्यूलर पीएलसी लगा रहते हैं, उसमें पीएलसी में कुछ इनपुट्स रहते हैं, कुछ आउटपुट्स निकलते हैं, कुछ के प्रेशर का इनपुट आता है, दैट इज एनालॉग इनपुट आता है, डिजिटल इनपुट आता है, वाल्व खुला नहीं खुला, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू आउटपुट भी जनरेट होता है कि कितना प्रेशर में कौन सा वाल्व बंद होना चाहिए, तो वो दिस इज डिजिटल इनपुट हो गया। जैसे इमरजेंसी स्टॉप हो गया, दिस इज डिजिटल इनपुट हो गया। ओवरलोड स्विच, ठीक है, इसका ओवरलोड हो गया एयर कूलर मोटर का, तो उसका इनपुट आना चाहिए कि यहाँ पे ओवरलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। कंडेंसर ड्रेन सेपरेटर, वो भी एक इनपुट रहता है। ओवरलोड स्विच, फीडबैक फॉर कंट्रोल कैबिनेट फैन, कंट्रोल कैबिनेट के अंदर में एक फैन लगा रहता है जिसका भी एक ओवरलोड स्विच रहता है। एनालॉग इनपुट में हम लोग यूज करते हैं कंप्रेसर मोटर टेम्परेचर, जैसे हम लोग बहुत सारा आरटीडी लगा रहता है उसके अंदर में, मोटर के लिए उसका वाइंडिंग टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, उसमें आरटीडी लगा रहता है, उसमें एनालॉग इनपुट्स के थ्रू हम लेते हैं। एयर मेन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर कितना आ रहा है, कितना हमको चाहिए, उसको जानने के लिए हमको एनालॉग इनपुट की जरूरत पड़ता है, उसमें हम लोग प्रेशर ट्रांसफर लगा रहते हैं। कभी कभी हम लोग प्रेशर स्विच भी यूज करते हैं जहाँ पे छोटा एप्लीकेशन रहता है, डिस्चार्ज प्रेशर उस लेवल में पहुंचा नहीं पहुंचा, रिक्वायर्ड प्रेशर जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए प्रेशर सेटिंग, प्रेशर जानने के लिए प्रेशर स्विच यूज होता है, वो डिजिटल इनपुट के थ्रू आता है। पैकेज इंटरनल प्रेशर कितना है, एयर एंड डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज टेम्परेचर, जो हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका डिस्चार्ज टेम्परेचर क्या है, उसका अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वो कंप्रेसर को ट्रिप भी कर देता है। अगर कूलिंग लाइन में कूलिंग लाइन का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी कंप्रेसर ट्रिप करता है। बहुत सारा रिक्वायर्ड इनपुट रहता है जो हमको एनालॉग इनपुट थ्रू मिलता है। ओके, इसमें एक चीज और छूट रहा है कि अंदर में जो लोडिंग अनलोडिंग का रहता है सिस्टम, उसमें हम लोग एसओबी यूज करते हैं, सॉलिनॉइड वाल्व यूज करते हैं, जिसके थ्रू लोडिंग अनलोडिंग होता है। एक सिलेंडर रहता है, सॉलिनॉइड वाल्व के थ्रू कनेक्टर रहता है सिलेंडर, जब अनलोडिंग रहता है तो वो एसओबी के थ्रू वो वाल्व ओपन होता है और सिलेंडर ऑपरेट होता है, ठीक है। जब लोडिंग अनलोडिंग रहता है तो वाल्व बंद हो जाता है, सिलेंडर बंद हो जाता है। इस टाइप का मैकेनिज्म रहता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में पावर स्विचिंग फ्रीक्वेंट, सर ये ऑयल टेम्परेचर B43 क्या लिखा है? हेलो, ऑयल सेपरेटर में बोला था ना आपका, ये जो एसएलडी दिखाया था कंप्रेसर का, ये B41 B42 उसका पार्ट नंबर है, जहां से मैंने लिया है वो पार्ट नंबर उसका है। बाकी ऑयल सेपरेटर एक यूनिट होता है जो आपका जो भी डर्टी पार्टिकल रहता है उसके ऑयल सेपरेटर के थ्रू सेपरेट हो जाता है, वो भी एक टाइप का। उसमें ऑयल सेपरेटर यूनिट में जो टेम्परेचर होता सर है, एयर को ऑयल सेपरेटर के थ्रू फ्लो करवाते हैं। कौन सा? सर जो हमारा एयर होता है कंप्रेसर को ऑयल सेपरेटर के थ्रू फ्लो करवाते हैं पहले। हाँ, वो ऑयल सेपरेटर के थ्रू वो एयर को पास किया जाता है, जिसके कारण वो डर्टी पार्टिकल्स जो भी रहते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। तो तो उसका कौन जो भी मीडियम,
बोलिए बोलिए। कौन सा ऑयल यूज करते हैं? अच्छा, कौन सा ऑयल है? ये हैवी ड्यूटी ऑयल रहता है, उसका कॉम्पोजिशन मुझे पता नहीं है। बाकी ये हैवी ड्यूटी ऑयल रहता है जो हम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर मैकेनिकल वाले बता पाएंगे। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में दे रहता है, कंप्रेसर मोटर रहता है। जैसे मैंने जहां से ये दिया है उसका किलोवाट रेटिंग दिया है, ठीक है। 250 किलोवाट का मोटर 1 है, 5.5 किलोवाट का ऑयल कूलर मोटर है, एयर कूलर मोटर है, 2.2 किलोवाट फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर हो गया आपका। फिर उसके बाद कंप्रेसर कंट्रोल में मेन कंट्रोल सिस्टम जो आ गया कंप्रेसर कंट्रोल के खिलाफ आईओ मॉड्यूल्स हो गए, बहुत सारे आईओ मॉड्यूल यूज होते हैं जो पीएलसी के लिए यूज होते हैं। उसके अंदर में मोटर कंट्रोल सिस्टम में पीएलसी भी यूज होता है, जिसके लिए आईओ मॉड्यूल चाहिए। ये K21 K22 जो है आईओ मॉड्यूल, जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं, उसमें बहुत सारे रिले लगे रहते हैं जिसके थ्रू आउटपुट निकलता है। और इनपुट में भी बहुत सारे रिले, आपका डिजिटल इनपुट के लिए हो गया, एनालॉग इनपुट के लिए आईओ मॉड्यूल यूज होते हैं। तो ये एक पीएलसी जो जहाँ पे कंट्रोलर लगा रहता है जिस कंप्रेसर में, उसके लिए ये सब यूज होता है। ये भी देख पा रहे होंगे, इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच रहता है फैन मोटर का। ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच वेंटिलेटर फैन के लिए, ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच कंट्रोल ट्रांसफार्मर के लिए। उसके अंदर ट्रांसफार्मर रहता है जो ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच के थ्रू कनेक्ट रहता है। अगर वो ज्यादा लोड लिया तो वो ट्रिप हो जाएगा। मेन कॉन्टेक्टर रहते हैं जो कि सप्लाई, मेन सप्लाई के लिए Q1 Q2 जो है मेन इनलेट आपका सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई जो आता है उसके लिए मेन कॉन्टेक्टर यूज होता है आपका। ये बहुत सारे के कॉन्टेक्टर लगे हैं, K10 K20 K21 K22, ऐसा बहुत सारे कॉन्टेक्टर हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दीज आर वन टाइप ऑफ पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट। Q4 Q5 कॉन्टेक्टर है, फैन के लिए यूज होता है, उसका ये एमसीबी है, सारे एमसीबी लगे रहते हैं, है ना। Q4 और Q7 का कॉन्टेक्टर वेंटिलेटर फैन के लिए एमसीबी लगा रहता है। T1 T11 T21 ये सब कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। और ये जो T21 T22 है पावर यूनिट है, जो एसएमपीएस के थ्रू हम लोग 24 वोल्ट सप्लाई कन्वर्ट करते हैं, 230 से 24 वोल्ट सप्लाई कन्वर्ट करते हैं, उसको पावर यूनिट बोला जाता है, वो भी यूज होता है। क्योंकि एसेंशियल पर्पज है सबका कि हमको पीएलसी में हम डायरेक्ट 230 सप्लाई नहीं दे सकते हैं, उसमें हमको 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए, तो उसको लाने के लिए हमको पावर सप्लाई यूनिट लगा रहता है, एसएमपीएस यूनिट लगा रहता है। और ये सेंसर हैं जो हमने यूज करते हैं, सेंसर एंड एक्चुएटर्स, दैट इज प्रेशर ट्रांसड्यूसर हो गया। प्रेशर को कैसे हम लोग ट्रांसड्यूस करते हैं, हम लोग प्रेशर ट्रांसमीटर जनरली यूज करते हैं, ठीक है, एयर मेन प्रेशर को उसको मेजर करने के लिए। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रोटेशन प्रेशर स्विच हो गया। रोटेशन का प्रेशर स्विच डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो स्विच एक्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्ट नहीं करेगा। तो पता चल जाएगा कि वो रोटर का मोशन डायरेक्शन है वो गड़बड़ है या उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। ऑयल फिल्टर का डिफरेंशियल प्रेशर स्विच यूज होता है। ऑयल फिल्टर में इनलेट एंड आउटलेट फिल्टर साइड में हम लोग डीपी स्विच लगा रहते हैं। वो डीपी अगर हाई होता है तो वो स्विच के थ्रू हमको इंडिकेट करता है कि अभी इसमें कचरा आ गया है, कि हमको उसको स्ट्रेनर को क्लीन करना पड़ेगा, ये ऑयल फिल्टर का। उसके बाद प्रेशर ट्रांसड्यूसर फॉर पैकेज इंटरनल प्रेशर को हम नापने के लिए, मेजर करने के लिए प्रेशर ट्रांसड्यूसर जैसे प्रेशर एलिमेंट यूज करते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, प्रेशर स्विच हो गया। एयर फिल्टर वैक्यूम स्विच होता है, वैक्यूम स्विच एक एयर फिल्टर लगा रहता है जिसमें है, उसका वैक्यूम स्विच भी हम लोग यूज करते हैं। टेम्परेचर प्रोब PT100 हम लोग यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर डिस्चार्ज टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सेम टेम्परेचर एलिमेंट यूज होता है ऑयल सेपरेटर टैंक का, ऑयल टेम्परेचर और डिस्चार्ज टेम्परेचर उसका मेजर करने के लिए। कंप्रेस्ड एयर आउटलेट टेम्परेचर मेजर करते हैं, इनलेट टेम्परेचर। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द एफिशिएंसी, फॉर द healthiness of the compressor, for the essential part, healthiness of the essential part of the compressor। ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होना चाहिए, और जिसके कारण हम स्मूथली और ब्रेक डाउन कम करने के लिए इसका एप्लीकेशन। ओके, सो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माय कंप्रेसर यूनिट। और अभी आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। कौन सा टाइप का मतलब मॉडल यूज किया जाता है, जैसे इसमें रेसिप्रोकेटिंग और रोटेशनल टाइप यूज किया जाता है? हाँ, दोबारा बोलिए, रिपीट करिए जरा। सर यहाँ पे मतलब हाँ,
हम लोग जनरली रोटरी टाइप का यूज करते हैं। जो स्क्रू कंप्रेसर होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होते हैं, ठीक है। एक्चुअली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर दोनों होते हैं, रोटरी होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है। जनरली हम लोग रोटरी टाइप का यूज करते हैं। स्क्रू टाइप कंप्रेसर जो है वो ज्यादा वाइडली यूज होता है। सर ये कूलर मतलब हमारे कुछ बोलिए। कुछ आवाज आपको ब्रेक हो रहा है। हेलो सर। एयर कूलर टेम्परेचर एयर कूलर का क्या? अरे डब्बू मेरा साउंड का थोड़ा इंक्रीज करने के लिए सर। एयर कूलर का प्रेशर बोल रहे हैं ना? एयर प्रेशर इंक्रीज करता है ना सर। एयर कूलर सिंपली जैसे हमको जो आउटलेट एयर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमको एयर कूलर यूज करना पड़ता है। एक डिजायर्ड टेम्परेचर रहता है जिससे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर जो रहता है 30 डिग्री या 25 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री हमको मेंटेन करना है, तो उसके लिए एयर कूलर यूज करना पड़ता है। अगर इनटेक एयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो हमको एयर कूलर के थ्रू उसको सब पास करके हम उसका टेम्परेचर मिनिमम मतलब मेंटेन कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ओके और हेलो सर। कुछ जानना है जी? हेलो सर। सर हमारा जो जो आप बोले कि रोटेटरी कंप्रेसर सर, वो कहाँ पे यूज होता है और वो कहाँ कैसे मतलब कि हम उसको मतलब यूज करते हैं सर? Rotary compressor is one type of positive displacement compressor. Generally, we are using positive displacement compressor in many area, जिसमें कि one type of compressor होता है rotary compressor। तो उसमें हम लोग maximum screw type compressor ही यूज करते हैं, जो कि हमारे प्लांट में बहुत सारे जगह में स्क्रू चिलर के नाम से भी जाने जाते हैं, वो स्क्रू टाइप कंप्रेसर यूज होता है। तो वो क्या है ना, वो उसका एफिशिएंसी ज्यादा है और उसका कॉस्ट वाइज उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, तो वो हम लोग यूज किए करते हैं। यहाँ पे जितने कंप्रेसर लगे हुए हैं, जैसे एमआरएचएस का कंप्रेसर लगा हुआ है, एक 3 कंप्रेसर इधर लगा हुआ है स्टेज 1 में, 3 कंप्रेसर उधर स्टेज 2 में लगा हुआ है, वो सब रोटरी कंप्रेसर कंट्रोल आता है। सर ये कौन सा कंप्रेसर यूज इसमें ये जो डक्ट्स होते हैं जितने हाँ, बस डक्ट में उसमें भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर ही यूज होता है, वो भी एक टाइप का स्क्रू कंप्रेसर। ये रोटरी सर। हाँ, रोटरी अंडर आता है। सर बस डॉट में सर कंप्रेसर क्यों यूज होता है सर? एक्चुअली क्या है ना, उसके अंदर में प्रेशराइज करना पड़ता है, वो वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसको कि एक्चुअली आई डोंट नो, लेकिन वो उसको भी 4.5 kg 5 kg तक का प्रेशराइज करके रखते हैं। वैसे इजीली अभी ये सिर्फ यूनिट 4 में हम लोग बस डक्ट कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, अदरवाइज अभी बाकी 3 यूनिट में हमने क्या किया है कि वो बस डक्ट कंप्रेसर क्या है ना, वो ऑन ऑफ का इश्यू रहता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एयर के लाइन से ही उसको चार्ज कर दिए हैं बस डक्ट कंप्रेसर, बस डक्ट को ही। और यूनिट 4 के लिए हम बस डक्ट कंप्रेसर यूज करते हैं। उसका यूज क्या है आई डोंट नो। सर वहाँ पे सर जो जीटी है और जो यूएटी है, ये दोनों में ही यूज होता है या सिर्फ मतलब जीटी में ही सिर्फ हम यूज करते हैं सर कंप्रेसर? जीटी बस बस डक्ट। डक्ट जो भी जाता है ना वो जीटी के लिए जाता है, जीटी के लिए जो लाइन रहता है उसमें बस डक्ट, उसमें हम लोग यूज करते और हैं। सर हमारा एसटी और यूएटी इसमें भी तो सर बस डक्ट रहता है सर, उसको भी तो हम चार्ज करना पड़ेगा ना, सिर्फ जी जी जीटी बिल्कुल के लिए बिल्कुल, जो बस डक्ट। हाँ उसके लिए भी चार्ज करना पड़ेगा। ओके, और सर और स्टेज कुछ 1 और स्टेज 2 में सर कंप्रेसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है सर? डिफरेंस मतलब? सर कंस्ट्रक्शन वाइज और मतलब वर्किंग वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं है ना सर? मतलब स्टेज 1 में नहीं क्या है 250 जो और
हमारा जो मेन प्लांट है, मेन प्लांट के लिए हमने चार अपना इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर यूज करते हैं और 4 सर्विस एयर कंप्रेसर यूज करते हैं। वो कॉमन होता है, वो चारों यूनिट के लिए कॉमन होता है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं है कि एक नंबर कंप्रेसर के लिए एक नंबर यूनिट, ऐसा नहीं है। वो चारों कंप्रेसर चारों यूनिट के लिए कॉमन रहता है। और जो हम लोग मिल रिजेक्ट के लिए जो यूज करते हैं, वहां पे भी कन्वेइंग कराने के लिए जो मिल रिजेक्ट आता है, उसको कन्वे कराने के लिए हम लोग अलग से एक मिल रिजेक्ट कंप्रेसर यूज करते हैं। वो फेज 1 के लिए 3 और फेज 2 के लिए 3 दिन 6, वो सेपरेट है। सर जो हमारा सर्विस एयर है या इंस्ट्रूमेंट एयर है, मैक्सिमम हम 10 केजी तक ही ले सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो हम कंप्रेस एयर नहीं ले सकते। वैसे 10 केजी तक तो हमको जरूरत भी नहीं पड़ता है, हम लोग 7 केजी में ही उसको अनलोड कर देते हैं। 6 केजी 6.2 उसका लोडिंग प्रेशर रहता है और 7.0 इज अनलोडिंग प्रेशर। 7 केजी बहुत है हमको, 6 केजी तक 6.5 केजी तक हम लाइन में रहता है। उसका कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन हम लोग 7 केजी तक ही यूज करते हैं। 7 केजी तक लोडिंग प्रेशर जो है वो 7 केजी तक रहता है। सर हम जो कूलर यूज करते हैं वो सर सिर्फ मतलब डीएम वाटर के लिए डीएम वाटर यूज होता है तो सर कूलिंग के लिए सर वो जो एयर कूलिंग। यस नहीं, कूलर में आपका CW का पानी यूज होता है, जो क्लैरिफाइड वाटर होता है ना, वो यूज होता है। सॉरी, ACW का, ACW से जो आता है वो भी ऑक्सिलरी कूलिंग सिस्टम जो है ना, उसके थ्रू वो हम लोग पानी लेते हैं। ACW के थ्रू वो जितना कंप्रेसर है उसको कूलिंग होता है। डीएम वाटर यूज नहीं करते हैं हम। थैंक यू सर। अच्छा अनुपम, हेलो। Okay then, thank you guys, and thank you for support. Thank you Thank for you, sir. watching me. Thank you, sir. सर पीपीटी सर सेंड कर दीजिए। थैंक यू सर। Okay, Thank you, sir. PPT आपका, जी ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मनमोहन सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, तो ठीक है सर, लड़का लोग तो अपना डाउट भी क्लियर कर लिया है, तो थैंक यू सर। हाँ सर जो पीपीटी आपको दिखाएं सर, वो थोड़ा सा मेल कर दीजिएगा सर, लड़का लोग को दे देंगे तो। हाँ जी, हाँ सर। आप अपना मेल हाँ आईडी सर, जो आपको भेजे हैं ना उसमें भेज दे रहा हूँ। हाँ सर अभी भेज दे रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो एंड मीटिंग करते हैं, ठीक ना? Okay, sir. Yes, sir. थैंक यू।